हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, एकदम मस्त। ओके, तो सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वो अब कंप्लीट करेंगे हम। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? देखो, क्लियर समझ लो इस बात को। जैसे सपोज हमारे पास कोई एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हमने क्या किया, किसी एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का पोटेंशियल जो है वो कितना है, वी पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हमने अप्लाई कर दिया। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जो इसमें अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। किधर? टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे इसमें। लेकिन क्रिस्टल लैटिस जो होगा उसके आयंस भी होंगे इसमें। ऐसे आयंस शो कर दिए हमने। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव करके जाएगा तो इस पोटेंशियल की वजह से एक्सीलरेट होगा। पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, एक्सीलरेट होगा। और एक्सीलरेट होने के बाद ये एनर्जी गेन कर लेगा। एक्सीलरेट होगा तो एनर्जी आ जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ गई, जिससे क्या होगा, अब जब ये इससे कोलाइड करेगा, जब इससे कोलाइड करेगा तो अपनी एनर्जी इसे दे देगा। पूरी दे दे, थोड़ी दे दे, लेकिन एनर्जी देगा। जब ये अपनी एनर्जी इसे देगा तो इसकी तो क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी इसे किसकी फॉर्म में मिलेगी, हीट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिलेगी, हीट की फॉर्म में। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। काइनेटिक एनर्जी जब हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे क्या होगा, सभी क्रिस्टल लैटिस के आयंस को ऐसे एनर्जी मिलती जाएगी, तो वो कंडक्टर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। क्लियर आ गई बात समझ में? तो करंट की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो होगा जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करके चलेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस होने से क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल लैटिस के आयन से कोलाइड करेगा तो वो अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट उस आयन को दे देगा। जब वो उस आयन को अपना एनर्जी का पार्ट देगा तो वो एनर्जी जो उसके पास, तो कौन सी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट की फॉर्म में। उससे क्या होगा, वो कंडक्टर पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसका रीजन भी पता लग गया कि, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, व्हेन करंट flows in the conductor, then the conductor becomes hot. This effect is known as heating effect of current. तो हीटिंग इफेक्ट है, मतलब करंट अगर फ्लो होगा तो वो कंडक्टर गर्म होगा। वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके रेजिस्टेंस पे, कंडक्टर के पे। भाई जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रोक लोगे तुम, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रोकोगे उतना एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी हमें। उतना एनर्जी ज़्यादा मिलेगी तो उतना ज़्यादा वो हीट भी हो जाएगा। क्लियर है? हीट एनर्जी ज़्यादा कम मिलेगी जब हम इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एनर्जी ले लें। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एनर्जी कम मिलेगी जब वो ज़्यादा बार कोलाइड करे। और कोलाइड करने का मतलब क्या हुआ, वो रुके। रुकने का मतलब क्या हुआ, उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। डिपेंडेंसी किस पे आई, रेजिस्टेंस पे। वो भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे किस किस पे डिपेंड करेगी ये हीट जो प्रोड्यूस होगी वो। क्लियर होगा? हीटिंग इफेक्ट क्लियर हुआ। अब इसका फॉर्मूला क्लियर करते हैं, क्या होगा फॉर्मूला। इसी को बेस लेके चलते हैं। इसी को सपोज एक रेजिस्टेंस आर है इसका, जो कंडक्टर हमने यूज़ किया उसका। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला तो रट लो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जब भी हम अप्लाई करेंगे तो वहां पर वर्क डन हमेशा कितना होगा, W=QV, फिक्स है। अब हमें Q की वैल्यू चाहिए और V की वैल्यू चाहिए। Q और V की वैल्यूज कैसे आएंगी, Q की वैल्यू आएगी बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तो याद होगी सबको, बोलो भाई। I क्या होता है, Q/T, देन Q विल बी इक्वल टू IT। एक तो आ गया हमारे पास Q की वैल्यू। दूसरी वैल्यू किसकी चाहिए हमें, V की। पहले इसी को पुट कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास W=Q की वैल्यू क्या है, IT, और इनटू क्या चल रहा है, V। W=Q, Q की वैल्यू IT और V पहले से है। क्लियर है? तो एक तो इतना वर्क डन हुआ, वर्क डन ही उस इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी।
वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में। सही है। इसे और चेंज कर दो भाई, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, देन W इज इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, दैट इज आई स्क्वायर आर टी, दिस इज वर्क डन। और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट में। यही किस में कन्वर्ट होगा, हीट में। डिफरेंस क्या है वर्क और हीट में, वर्क और हीट में डिफरेंस क्या है, वर्क जो है उसकी यूनिट क्या होगी, जूल, वर्क की यूनिट क्या है, जूल, और हीट की यूनिट क्या होगी, कैलोरी। क्या है यूनिट, कैलोरी। इसके लिए हम यूज करेंगे किसका, जे का। जे क्या है, जे को हम बोल देते हैं, ये क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसकी वैल्यू हमने 11th क्लास में पढ़ी है, 4.18 जूल पर कैलोरी, ये है वैल्यू। इसी से फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में क्या, J इज इक्वल टू W ओवर H। J किसके इक्वल है, वर्क अपॉन हीट। वर्क अपॉन हीट यहाँ से लिख दिया हमने, या तो इसे लर्न कर लो या इसे लर्न कर लो, कोई बात नहीं, दोनों में से कुछ भी लर्न करो। 4.18 जूल पर कैलोरी लर्न कर लो, तो जूल किसकी यूनिट है, वर्क की, कैलोरी किसकी यूनिट है, हीट की, तो जूल पर कैलोरी आ गया फॉर्मूला। इससे H किसके इक्वल होगा, H विल बी इक्वल टू W अपॉन J, H विल बी इक्वल टू W ओवर J। W का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे, जे की वैल्यू 4.18, ये आ गया हमारा आंसर कैलोरी। और 0.239 आई स्क्वायर आर टी, 1 ओवर 4.18 को हम लिख सकते हैं 0.239 आई स्क्वायर आर टी, तो है ही हमारे पास फॉर्मूला। एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है। क्या करना है बस हमें, एक तो ये लर्न कर लो, ढंग से लर्न कर लो। क्या है इसमें कि जो वर्क डन होगा, कौन सा वर्क डन, किसी भी चार्ज को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कराना चाह रहे हैं, तो उसमें वर्क डन का फॉर्मूला फिक्स है। ठीक है, एक्सीलेट करने को बोल दे कि किसी भी चार्ज को एक्सीलेट करना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करेंगे तो कितना वर्क होगा या उसके पास कितनी एनर्जी स्टोर कर लेगा, तो यही फॉर्मूला है W इज इक्वल टू क्यू बी। रट गया फॉर्मूला, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या है, क्यू बी। फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, Q की, वो हमने करंट से निकाल ली। दूसरा चाहिए V, ओम्स लॉ से आ गई, दोनों वैल्यूज को पुट करके फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आई टी। अब ये वर्क डन बन जाएगी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। तो हीट में कन्वर्ट कर दी, उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया J इज इक्वल टू W ओवर H। J को क्या बोलते हैं, J क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, J। ये वैल्यू हमारे पास क्लियर। तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसको J जो है, अब ये नया वर्ड आ गया J, 4.18 जूल पर कैलोरी। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एपरेटस है, 11th क्लास में हमने पढ़ा था हीट में ही, वो था कैलोरी मीटर। क्या था, कैलोरी मीटर, 11th क्लास में पढ़ के आए। उसे दोबारा से रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ हमने कुछ और किया था, यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ करंट की बात करेंगे, बाकी कैलोरी मीटर वही का वही है। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो अपना। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं किसमें, कैलोरी मीटर। तो कैलोरी मीटर देखते हैं। देखो कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर है क्या वो समझो पहले। कैलोरी मीटर क्या है, वास्तव में कैलोरी मीटर सिर्फ एक कॉपर का कंटेनर है, इस तरह का ही। एक कैलोरी मीटर को अगर हम बोलते हैं तो ये कॉपर का कंटेनर है जिसमें एक स्टायरर पड़ा हुआ है। स्टायरर का सेंस समझ लो जैसे कि एक चम्मच पड़ी है इसमें, जो कि अब इसमें हम पानी डालेंगे ना, तो उसे वाटर का टेम्परेचर को जो मेंटेन करेगा, यानी कि पूरे में वाटर का टेम्परेचर सेम बना रहा है, उसके लिए इसे हिलाने का काम करेगा। तो स्टायरर है एक, तो हो गया स्टायरर। और क्या है, एक कॉपर का कंटेनर है, ये बॉक्स है। बस क्या है, हम इसमें हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो हीट कॉपर से होकर बाहर चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, तो हीट लॉस हो जाएगा। उस हीट लॉस को रोकने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इसके बाहर एक वुडन चैम्बर बना दिया है इसमें। ये हमने लगा दिया वुडन चैम्बर, जिससे क्या होगा, वुड जो है वो क्या है, हीट का लिए इंसुलेटर की तरह से वर्क करेगा, तो वुड जो है वो हीट को बाहर नहीं जाने देगी। बस, तो ये वुडन चैम्बर तैयार कर दिया हमने जिससे कि हीट बाहर न जाए, तो हीट बाहर नहीं जाएगी। ये स्टायरर हो गया। ठीक है, और क्या किया,
एक थर्मामीटर लगा दिया है यहाँ पर। किसके लिए लगाएंगे थर्मामीटर को हम? जिससे हम क्या कर सकें, टेम्परेचर को नोट कर सकें। तो ये थर्मामीटर लगा दिया हमने टेम्परेचर नोट करने के लिए, थर्मामीटर लगा दिया। और क्या करेंगे अब 11th से और अब में डिफरेंस ये आएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस लगाएंगे R, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे R, और उसका पोटेंशियल मेजर करने के लिए इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। करंट फ्लो कराने के लिए क्या लगाएंगे, एक बैटरी लगा देंगे, एक की लगा दो। करंट को कंट्रोल करना है तो रियोस्टेट भी लगा दो, और करंट मेजर करने के लिए एक अमीटर भी लगा दिया। ये सारा कुछ हमने तैयार कर दिया। आया कुछ समझ में? क्या क्या किया है बोलो। एक तो कैलोरीमीटर है कॉपर का कैलोरीमीटर है, उसमें स्टारर भी है। मतलब अगर हमें कैलोरीमीटर का मास की अगर हम बात करेंगे तो वो कॉपर का कंटेनर और स्टारर टोटल मास निकालेंगे। ठीक है, वो लिखना भी शुरू कर देते हैं कि हमारे पास जो कैलोरीमीटर है उसका मास ऑफ कैलोरीमीटर इज M1। ठीक है, और एक 11th क्लास का ये टॉपिक है, 11th क्लास का एक वर्ड है, बल्कि 9th क्लास से आया है हमारे पास में, और वो है C और S। C भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में C लिखा हुआ है, कुछ में S लिखा हुआ है। क्या है सोच लो, तब तक बताते हैं। याद आया कुछ? नहीं, फिर दोबारा बताते हैं। ऐसा फॉर्मूला था हीट का, Q और H किसके इक्वल था, MS डेल्टा T। M मास, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। S क्या था, S क्या है, स्पेसिफिक हीट। क्या है ये, स्पेसिफिक हीट। इसे बाद में हमने गैसेस के टर्म्स में पढ़ा था 11th में ही, तो उसमें मोलर हीट वर्ड यूज़ किया था हमने। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो ये वर्ड्स यूज़ किए थे 11th क्लास में। ठीक है, तो अभी 12th से आ जाते हैं हम। मेन फॉर्मूला ये है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सबस्टेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हीट देनी है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है तो हीट उससे लेंगे हम। तो जब टेम्परेचर में चेंज होगा सबस्टेंस के, तो जो हीट देनी या लेनी जो भी करना है वो कितनी होगी, MS डेल्टा T। ये फॉर्मूला 11th क्लास का पढ़ा हुआ है हमारा। अब हमने क्या किया, मास ऑफ कैलोरीमीटर ले लिया M1। ठीक है, मास हो गया। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू सपोज S1, स्पेसिफिक हीट हो गया। अब टेम्परेचर में चेंज कैसे होगा, टेम्परेचर में जो चेंज है, चेंज इन टेम्परेचर में चेंज कैसे होगा, वो ऐसे होगा। हमने क्या किया, इसे सुखाया, तौल लिया आराम से, वेट कर लिया, वेट आया कितना, M1 कैलोरीमीटर का बॉक्स हटा के। फिर इसके बाद क्या किया, इसमें 2/3 पार्ट तक हमने क्या किया, वाटर फिल कर दिया। 2/3 तक हमने इसमें क्या किया, वाटर फिल कर दिया, ये पानी भर दिया। उसका भी मास नोट कर लिया हमने, मास ऑफ वाटर, जो पानी भरा हमने उसका भी मास नोट कर लिया, वो कितना है, M2 सपोज। ठीक है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अगर भूल गए हो तो याद करो, वाटर के लिए कितनी होती है, 1। चेंज इन टेम्परेचर में जो चेंज है वो डेल्टा T दोनों के लिए सेम होगा। क्यों होगा, क्योंकि कैलोरीमीटर में ही तो पानी रखा है। जैसे कोई भी तुम्हारे पास कंटेनर ले लो, घर पे दूध गर्म करते हैं, तो जो दूध का टेम्परेचर होगा वही उस कंटेनर का टेम्परेचर होगा। रेस्पेक्ट, लेकिन कंसीडर है क्या कि एटमॉस्फेयर का कुछ इफेक्ट ना पड़े, तब हमने वुडन ब्लॉक बंद कर रखा है, तो बाहर न जा रहा है हीट ना अंदर आ रही है। तब जितना टेम्परेचर इसका होगा उतना ही टेम्परेचर इस कैलोरीमीटर का भी होगा, तो कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये दोनों का टेम्परेचर में चेंज जो है वो कैसा हो गया, सेम। अब चेंज क्यों हुआ टेम्परेचर में, वही हीटिंग इफेक्ट से। जब हमने यहाँ से करंट फ्लो कराया तो करंट फ्लो कराने से ये रेजिस्टेंस हीट हुआ होगा, और हीट होने से उसने क्या किया, इस हीट को, वाटर को और कैलोरीमीटर को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो कितनी हीट ट्रांसफ़र की, जितना उसने वर्क किया। वर्क कितना किया उसने, VIT, इतना वर्क किया उसने। हीट कितनी ट्रांसफ़र करेगा, जितना बैटरी का पोटेंशियल होगा V,
करंट फ्लो हो रहा है आई, और कितना टाइम में हो रही है बात, टी टाइम में, तो कितना हो गया, वी आई टी हो जाएगा। इतनी वर्क किया, वो वर्क ट्रांसफर हो गया किसमें, हीट में। कितनी हीट होगी, m1s1 डेल्टा टी प्लस m2s2 डेल्टा टी। S2 समझ लो, वाटर का स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 1 होती है, तो वो वैल्यू हम वही पुट कर रहे हैं, 1 वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो इतनी हीट मिली इस वर्क की वजह से, ठीक। तो वाटर इक्विवेलेंट की वाटर इक्विवेलेंट तो हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जूल इक्विवेलेंट, या फिर कहो जे की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, जे की। तो जे कितना होगा, जे का फॉर्मूला भी पढ़ा था, डब्ल्यू ओवर एच। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, वी आई टी अपॉन एच की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, ये m1s1 डेल्टा टी प्लस m2 इंटू डेल्टा टी। इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जे। क्या कर सकते हैं, जे की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, वी कितना पोटेंशियल है वो हमें वोल्टमीटर बताएगा, करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें आई बताएगा, टाइम कितना मिला वो हमें टी बताएगा। तो तीनों ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, टाइम मालूम पड़ जाएगा, स्टॉप लॉस ले लेंगे, तो टाइम मिल गया, पोटेंशियल मिल गया, करंट मिल गया। M1 हमने पहले ही क्या किया था, उस कैलोरीमीटर का वेट कर लिया था, तो हमारे पास M1 पहले से पता है। कॉपर का है, कॉपर की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू फिक्स होती है, तो S1 भी पता है। पानी उसमें कितना डालेंगे, 2/3 डालेंगे, तो उसका पानी का वेट मेजर करके ही डालेंगे, तो M2 भी पता है। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, जब हमने स्विच या की को स्टार्ट करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, उससे पहले टेम्परेचर बताएगा थर्मामीटर। और जैसे सपोज हमने 30 मिनट का प्रैक्टिकल किया, तो 30 मिनट के बाद वो कितना टेम्परेचर शो करेगा, उससे हमें डेल्टा टी मिल जाएगा। मिल गई सारी वैल्यूज, तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जे की। है एकदम बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट 11th क्लास में पढ़ा था, बस 11th में क्या किया था हमने, 11th में हमने हीट नहीं, करंट नहीं था वहाँ पे, तो हमने क्या किया था, एक अलग से कोई भी दूसरा सब्सटेंस लिया था, जिसे गर्म किया था, गर्म करके इसके अंदर डाल दिया था। प्रोसीजर यही था वहाँ पर, बस वहाँ वर्क डन नहीं था, तो डायरेक्ट हमने लिखा था हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। 11th थोड़ा बहुत याद आ गया होगा, ठीक है। कैलोरीमीटर हेडिंग लिखो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद बहुत छोटे छोटे 2-2 मिनट के टॉपिक हैं, वो 2 और हैं, उसके बाद यूनिट कंप्लीट हो जाएगी हमारी। हाँ, 2 टॉपिक कौन से, एक तो है इलेक्ट्रिक पावर और एक है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो पहले इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, तमाम इलेक्ट्रिक, तो नॉर्मल डेफिनेशन पावर की क्या है, वही इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन, अलग से थोड़ी आएगी कोई, है तो पावर ही। इलेक्ट्रिक डेफिनेशन वही है, P इज इक्वल टू क्या होगा, W ओवर T। P इज इक्वल टू क्या है, W अपॉन T, ठीक है। तो W क्या है, वर्क डन। वर्क डन है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो क्या करेंगे, वही चार्ज को हमें क्या कराना है, मूव करना है। द रेट ऑफ, टाइम डिवाइड हो रहा है तो रेट हो जाएगा, द रेट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराना है, तो मूव कराने में जो वर्क होगा उसकी रेट, टाइम का डिवाइड हो गया, द रेट ऑफ वर्क डन, बस क्या बोली जाएगी, इलेक्ट्रिक पावर। वर्क डन का जो फॉर्मूला है, दोबारा चाहो दोबारा टाइप कर लो, वैसे तुम कर चुके हो, वही W इज इक्वल टू क्या होगा, QV, Q क्या होगा IT, और V तो V रहेगा, तो W इज इक्वल टू VIT। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VIT ओवर T, T से T कैंसिल, P इज इक्वल टू क्या बचेगा, VI, P इज इक्वल टू VI। ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू IR, तो ये हो जाएगा IR इंटू I। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, I स्क्वायर इंटू R। ये आ गई पावर। पावर की यूनिट पता है, वही पुरानी यूनिट है इसकी, क्या है, वाट। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से, और फिर सब पुराना ही चलेगा। एक 1 हॉर्स पावर कितना है, 746 वाट, ठीक है, तो वो सब पुराना है। तो रेट ऑफ वर्क डन किसमें, इन मूविंग अ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। दूसरा है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक
एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, W से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये वही है, एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल है। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर्मूला भी वही है भाई, W इज इक्वल टू क्यू वी। W इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है, V तो V रहने दो, Q की वैल्यू क्या है आई टी, W इज इक्वल टू वी आई टी। और चाहो तो W इज इक्वल टू V की वैल्यू आई आर इंटू आई टी, तो W विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूला के बेस पर एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट पता है, जूल होगी। क्या होगी, जूल। एक यूनिट वो भी है जो तो आपके घर में यूज हो रही है, कौन सी, जिसे बोलते हैं नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, यूनिट, कि बिजली का बिल कितने यूनिट आया, KWH, किलो वाट आवर, ठीक है। तो 1 यूनिट बोल देंगे इसे, यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 किलो वाट आवर, किलो 1000 किलो वाट इंटू आवर हो गया 3600 सेकेंड, तो हो गया 3.6 इंटू 10⁶ वाट इंटू सेकेंड को हम क्या लिखेंगे, जूल। तो 1 यूनिट या 1 किलो वाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होगा। क्लियर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर हो गई और इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार हो गई, ठीक है। एक और टॉपिक है, वो इसी में से निकला है, अलग से कोई टॉपिक नहीं है वो, और वो क्या है, जूल्स लॉज हैं, जूल के लॉज हैं वो, ठीक है। तो इसे रब करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हो गया, चलो। जूल्स लॉज में क्या आएगा, अलग से कोई लॉ नहीं है जूल्स का, जूल के अलग से कोई लॉज नहीं है। हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, बस वही बताया उन्होंने। और हीट कितनी प्रोड्यूस होगी वो तो हमें पहले से ही पता था, कितनी प्रोड्यूस होती, आई स्क्वायर आई टी। भाई जितना वर्क होगा उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो एच जो था वो किस, डब्ल्यू, चलो लिख दो, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या था, आई स्क्वायर आई टी। यही 3 लॉज हैं इसके। कैसे, फर्स्ट लॉ ऑफ करंट, लॉ ऑफ करंट क्या होगा, एच हीट प्रोड्यूस जो होगी वो किसके प्रोपोर्शन होगी, द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड और करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। कब, कंडीशन देखिए, व्हेन द रेजिस्टेंस एंड टाइम रिमेन्स कांस्टेंट। कंडीशन है, ऐसा नहीं कि जैसे हमने क्या किया, पहले 2 मिनट्स के लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर 5 मिनट के लिए कर दिया, फिर 10 मिनट के लिए कर दिया, तो हीट अलग अलग आई है। हमें क्या करना है, 2 मिनट के लिए ही करना है, 2 मिनट के लिए, और एक ही कंडक्टर पे, कंडक्टर सेम, कंडक्टर चेंज नहीं किया हमने, उसी में 2 मिनट के लिए हमने करंट फ्लो कराया करंट। तो करंट फ्लो कराने से हीट प्रोड्यूस हमने नोट कर ली, ठीक है। कंडक्टर अगर चेंज कर देंगे, हम इसका रेजिस्टेंस वेरी कर देंगे, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो दोनों चीज़ कांस्टेंट है, क्या, टाइम एंड resistance of the conductor remains constant, then the heat produced in the conductor will be directly proportional to the square of current flowing in the conductor. Clear? ठीक है। Second, law of resistance, law of resistance, law of resistance H is proportional to R। अब फिर इसमें वही बात, क्या, कि हम टाइम को कांस्टेंट करेंगे और करंट को भी कांस्टेंट करेंगे, then the heat produced will be directly proportional to the resistance of the conductor। टाइम भी फिक्स कर दिया और करंट भी फिक्स कर दिया कि भाई 2 एम्पियर करंट जाएगा तो 2 ही जाएगा, 2 को वेरी नहीं करा सकते। अब अलग अलग रेजिस्टेंस ले लेंगे, 2 ओम का ले लिया, 4 ओम का ले लिया, 6 ओम का ले लिया, 8 ओम का ले लिया, रेजिस्टेंस अलग अलग हो गए, लेकिन टाइम सेम रखना है। और दूसरा क्या सेम रखना है, करंट। रेजिस्टेंस कितना भी हो, 5 एम्पियर दे रहे हैं तो 5 ही देनी है हर बार तुम्हें। तब उस कंडीशन में हीट प्रोड्यूस जो होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ टाइम, तो फिर वही H इज प्रोपोर्शनल टू T। कब, व्हेन रेजिस्टेंस एंड करंट इन द कंडक्टर विल बी कांस्टेंट। तो H कंबाइन कर दो, H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आई टी। H is equal to I square RT over J. J is constant, Joule constant,
वही है। जे क्या है, जूल कांस्टेंट है जो अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जे की वैल्यू भी पता है हमें, तो आई स्क्वायर आर टी, जे की वैल्यू कितनी पता है 4.18, डिवाइड कर देंगे तो एच की वैल्यू आएगी 0.239 आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं था, वही पुराना वाला फॉर्मूला था, उसे तोड़ तोड़ के हमने 3 पार्ट्स में लिखा, प्रोपोर्शनल के टर्म्स में लिखा, उसके बाद उसको प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट क्या लेके आए, जे, उसी को बोल दिया जूल कांस्टेंट। और बोल देते हैं क्या, एक और बात थी ना, क्या था, एक और नेम दिया था भी, याद आ गया क्या था, हीट इक्विवेलेंट। क्या है ये, हीट इक्विवेलेंट, ठीक है। और बोल देते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ऐसे बोल सकते हो तुमसे, और जूल कांस्टेंट भी बोल सकते हो, सब एक ही बात है। जे की वैल्यू 4.18 का 1 में डिवाइड किया तो 0.239 आई स्क्वायर आर टी। तो अभी सेकेंड यूनिट आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, क्लियर। इसके बाद अब हम कल से नेक्स्ट टॉपिक क्या कहो कि नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, थर्ड यूनिट, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड यूनिट तक के जिन्होंने रिक्वायरमेंट ली थी वो नोट्स मिल चुके हैं, सेकेंड यूनिट के नोट्स कंप्लीट है, पूरे मिल गए हैं आप लोगों को। थर्ड यूनिट के अब जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नोट्स मिलते जाएंगे, ओके, क्लियर, थैंक यू।